Google Cloud Study Jam Gen AI Edition, which is organized by Google Developer Student Club (SSUET). GDSC is a community for graduates and undergraduates which supportive environment where students can access resources and workshops. This community also provides events, coding sessions, and activities for students to grow as a developer. Here are some perks of joining GDSC: opportunity to learn new skills, rewards, build connections and networks. Okay, here are the representatives of GDSC. Sir Tawseef Mubin, Student Branch Counselor of GDSC and IEEE, Mas Farman, GDSC SSCVT Community Mentor and IEEE Chairperson, Shayan Faiz, GDSC SSCVT Outreach Coordinator, and Laiba Rafiq, GDSC SSCVT Lead. Okay, here comes our Media Creative Communications team. Okay, these are the member of our event management team and tech team. And now content writing team, marketing team, operation team, and the host. Okay, now I would like to call Mas Farman for to continue and tell you more about Google Cloud SECO Season 5. Am I audible? Hello? Yes, you are audible. Okay, okay. Let me share the screen. सो अच्छा, क्लाउड सीखो का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। ये ना हमारा एक इवेंट होता है गूगल क्लाउड का, ठीक है। इसमें आपको लैब्स परफॉर्म होती हैं कि क्लाउड से बिगनर्स के लिए होते हैं, और क्विक लैब्स होती है ना जो गूगल। बट जब ये सीज़न होता है क्लाउड सीखो का, तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ये क्रेडिट्स फ्री में अवेल कर सकें। तो अब ये इसका सीज़न 5 स्टार्ट हुआ है। सर फर्दर बताएंगे कि किस तरीके से आप इससे अवेल करेंगे, क्रेडिट्स किस क्रेडिट्स लेंगे। अच्छा, इसकी वेबसाइट करेंगे आप लोग, और तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग ये आपके पास जो सब्सक्रिप्शन का जो पीरियड है वो होगा 30 डेज़ का, यानी आज से स्टार्ट करेंगे तो 1 फेब तक ये चलेगा। और आपको विद इन द 30 आप लोगों को ये जो लैब्स होंगी आपकी वो सबमिट करवानी होंगी। मास, इफ यू कैन हेयर मी तो अच्छा, तुम्हारी आवाज़ का उसमें थोड़ा इस इशू हो बार रहा है यहाँ क्या पे। है, अच्छा, आई गेस उनका जो है नेटवर्क का इशू हो रहा है मास का। तो लेट्स वेट फॉर लाइक 20 or 30 seconds, वो रीजॉइन कर लेंगे।
की जो पहली लैब है वो मशीन लर्निंग जनरेटिव एआई की है, और इसी वजह से सब अच्छा ये हर यूनिवर्सिटी में इवेंट्स हो रहे हैं क्लाउड स्टडीज हैं। मकसद क्या है कि आप लोगों को करवा सक ये है क्या है, आपको अभी लैब परफॉर्म कर दिया। मास कैन यू रीजॉइन, क्योंकि आपकी जो है वॉइस के बहुत बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ब्रेक हो रही है आवाज़। Now, I would like to call the speaker of our today's event, Mustafa Ali, Senior Data Engineer at Royal Cyber. He will come and continue the session. थैंक्स अबीबा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम सब पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता है कि इंटरनेट के कितने इश्यूज आते हैं। ओके, सो आई विल टेक फ्रॉम हियर, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Is it visible? Yes, it's visible. सो आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो ये है कि पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि डेटा इंजीनियरिंग ऑन गूगल क्लाउड हम किस तरह कर रहे होते हैं, और जेन एआई का दौर है, जनरेटिव एआई का दौर है। तो जनरेटिव एआई में हमारे पास कौन सी नई डेवलपमेंट हुई हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। एंड देन फिर हमारे पास जो है लास्टली एक लैब होगी जिसमें मैं आप लोगों को बेसिकली एक ओवरव्यू दूंगा कि क्लाउड सीक्लो जो है उसमें आप लैब्स किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। So before we start, myself Mustafa Ali, I'm senior data engineer at Royal Cyber. I'm also Google certified professional data engineer and machine learning specialist. So basically मेरा in total like 4 to 5 years का industrial experience है। And moving next, जो हमारे आज का एजेंडा है वो सबसे पहले हम डेटा इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे कि व्हाट्स इट डेटा इंजीनियरिंग। एंड देन फिर हम जनरेटिव एआई और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जिस तरह के चैट जीपीटी है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली जो है वो हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम देखेंगे कि किस तरह की डेवलपमेंट हो रही होती है। और फाइनली हमारा जो है लास्ट में Q&A सेशन होगा। Okay, so starting with what data engineering is. So data engineering कुछ भी नहीं है, basically ऐसे systems बनाना जो कि data को collect कर सकें, उनको store कर सकें और उनको analyze कर सकें एक massive amount में। जब हम big data की बात करते हैं तो उसके लिए ऐसा scalable system होना चाहिए जिसमें हमारे पास millions of raws भी अगर within seconds आ रही हैं तो वो उसको handle कर सके। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह दराज पे अक्सर सेल आती है, 11/11 की जब सेल आती है तो दराज की वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह उसको स्केल कर रहे हैं। अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग द डेटा, व्हाट्स द इंजीनियरिंग बिहाइंड द डेटा। हमारे पास कुछ डेटा सोर्सेस होती हैं, वो हमारे कोई डेटा बेसिस हो सकते हैं, कोई हमारी लेगेसी यूआरपी सिस्टम्स हो सकते हैं, कोई हमारी सैस एप्लीकेशन हो सकती हैं, और कोई भी हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है या वेब सर्विसेज हैं या कोई फाइल्स हैं जो कि एक यूज़र अपलोड कर रहा है। उन फाइल्स को, उन डेटा को हम किस तरह जो है वो अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे
ठीक है, उस पे हम कैटलॉग्स बना रहे होते हैं, उसकी लीनिएज देख रहे होते हैं कि पूरी उस डेटा की जर्नी क्या है, और देन फिर हम उस डेटा की शेयरिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, या आप इसको इस तरह कह लें कि हम डेटा एनालिस्ट के साथ भी वो डेटा शेयर कर रहे होते हैं। डेटा इंजीनियर्स हो गए आपके पास, डेटा साइंस के हो गए, या फिर आपके पास बीआई डेवलपर्स हो गए जो कि विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द डेटा जर्नी, कि हमारी पूरी डेटा की जर्नी क्या होती है। अच्छा, पर्सोनास की बात करूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर्स या फिर बिजनेस यूजर्स, इनमें फ़र्क क्या है। तो लेट्स से हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हमारा बिजनेस यूजर है, बिजनेस यूजर आपका नॉन टेक्निकल बंदा होता है, ठीक है, उसको टेक्निकली कोई नॉलेज नहीं होती, उसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस डिसीजंस का पता होता है, उसे बिजनेस की नॉलेज होती है कि बिजनेस किस तरह रन करना है। वो अगर आएगा, उसे कोई रिपोर्ट चाहिए, लेट्स से कि वो किसी कंपनी में काम करता है और जो है उस कंपनी में लेट्स से मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं, या हम दराज की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो उनका जो बिजनेस यूजर है वो डेटा एनालिस्ट के पास एक बिजनेस रिक्वेस्ट लेकर आएगा कि मुझे एनालिसिस करके बताओ कि लास्ट ईयर जो हमारी 11/11 की सेल हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई थी, इस साल की हमारी सेल्स क्यों अच्छी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो डेटा एनालिस्ट क्या करेगा, डेटा एनालिस्ट के पास जो डेटा मौजूद होगा वो उसी पे अपनी एनालिसिस करेगा, और वो एक रिपोर्ट जनरेट करके एक बिजनेस एनालिस्ट जो है अपनी एनालिसिस की एक रिपोर्ट जनरेट करके बिजनेस यूजर को दे देगा कि लास्ट ईयर जो हमारे पास सेल्स अच्छी हुई थी वो किस वजह से अच्छी हुई थी, कि हम लोगों ने जो है वो फेसबुक पे, या हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमने जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा यूज़र्स आए थे और रेवेन्यू हमारा अच्छा जनरेट हुआ था। या फिर हम उसमें ये बता सकते हैं कि जेंडर वाइज हमने बताया हुआ है कि जेंडर की प्रोडक्ट्स जो थी लास्ट ईयर जो है फीमेल्स की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, इस साल जो है वो फीमेल की प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल नहीं हो सकी थी, ठीक है। तो जो भी आपके पास डेटा मौजूद होगा, डेटा एनालिस्ट उस पर अपनी एनालिसिस करके बिजनेस यूज़र को जो है वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, अब बिजनेस यूजर है, बिजनेस यूजर बोलता है कि अच्छा अब हमें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। तो जो एनालिसिस रिपोर्ट थी वो लेकर वो डेटा साइंटिस्ट के पास आएगा, डेटा साइंटिस्ट को बोलेगा कि आप ऐसा मॉडल बना के दो जिससे मुझे ये पता चले कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या क्या काम करने चाहिए जिसकी वजह से मैं अपना रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर सकूं। डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट अगेन डेटा एनालिस्ट के पास जाएगा, वही रिपोर्ट लेगा, एंड देन अगर उसे कोई और डेटा पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो डेटा इंजीनियर्स के पास जाएगा। वो डेटा इंजीनियर को बोलेगा कि मुझे आप जो है इनका जियो लोकेशन जो है वो डेटा आप मुझे सेंड करें, आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पे रहते हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से जो है वो टारगेट कर सकूं कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट किन लोगों को दिखानी है, ठीक है। टारगेट मार्केटिंग जो होती है बेसिकली आपकी। तो डेटा इंजीनियर्स क्या करेंगे, उनके पास जो डेटा मौजूद है वो उसी में उस एक कॉलम को ऐड करेंगे, एक या दो कॉलम्स को ऐड करेंगे, एंड देन वो डेटा साइंटिस्ट को जो है वो डेटा लोडेड की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे। डेटा साइंटिस्ट उसके ऊपर जो है वो अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाएगा या डीप लर्निंग के मॉडल्स बनाएगा, एंड देन वो बिजनेस यूजर को बता देगा कि ये हमारे मॉडल्स बन चुके हैं और इनके ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड अगर हम ये डिसीजंस लेंगे तो हमारे नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू जो है वो हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट के डेटा साइंटिस्ट का क्या रोल होता है, डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है, और डेटा इंजीनियर्स का क्या रोल होता है। मूविंग नेक्स्ट। So, what's generative AI and what's LLMs? Large language models. So, generative AI कुछ भी नहीं है। generative AI को आप इस तरह समझे कि कोई भी ऐसा मॉडल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नया कंटेंट जनरेट करके दे सके। वो कंटेंट आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, कोड भी हो सकता है, स्पीच, 3D रिसर्च, कुछ भी हो सकता है। तो नई चीज़ें जो जनरेट करवाने की चीज़ें होती हैं, हमारे पास जो मॉडल्स कराते हैं वो जनरेटिव एआई मॉडल्स कहला रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लैंडस्केप है, आपके पास टेक्स्ट पे कौन कौन सी कंपनीज क्या काम कर रही हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे दिखी बनी हुई हैं। अच्छा, व्हाट इज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो ये जो हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और ये सबसेट हैं आपके डीप लर्निंग के। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले लेके जाऊं, तो पहले हमारे पास मशीन लर्निंग था, देन फिर हमारे पास डीप लर्निंग के मॉडल्स आए, और अब हमारे पास ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए। अब डीप लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, तो डीप लर्निंग के मॉडल्स इटसेल्फ बहुत ह्यूज हुआ करते थे
उस टाइम के लिहाज से हमारे पास जो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज थी उस वक्त के लिहाज से हमारे पास डीप लर्निंग के मॉडल्स भी काफ़ी ह्यूज कंसीडर किए जाते थे। हो सका हमारे पास जो है वो मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स आते थे। अगर किसी ने डीप लर्निंग का कोई मॉडल बिल्ड किया है तो उसे पता होगा कि हम जो लेयर्स बनाते थे, डेंस लेयर्स हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे होते थे, वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर रहे होते थे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं उतना हमारा कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है वो मॉडल जनरेट होता है, ठीक है। और उतनी ही ज़्यादा हमें जो है वो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। देन फिर हमारे पास जब ये कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल होना शुरू हो गई, हमारे पास नए नए जो है वो ह्यूज जीपीयूस आना शुरू हो गए जो कि हमारे काफ़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते थे। देन फिर हमने इनके पैरामीटर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया एंड देन वी कम अप टू एलएलएम्स। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एक तो इनका मकसद ये कि ये बहुत ही लार्ज डेटा सेट पे ट्रेन हुए हैं। 45 टेराबाइट्स ऑफ डेटा इन पे ये ट्रेन हुए हैं। जो आपका चैट जीपीटी की मैं बात करूं, उसका जो डेटा साइज है वो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज उसका डेटा साइज है। और जितना ज़्यादा हम डेटा इसमें फीड कर रहे हैं, हमें पैरामीटर्स भी उसी के हिसाब से रखने होते हैं। तो दे हैव लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। 175 बिलियन पैरामीटर्स सिर्फ आपके चैट जीपीटी के थे, और इसी से 10 टाइम्स बिगर जो है वो हमारे पास चैट जीपीटी जीपीटी 4 जो है उसके पैरामीटर्स फिर आप कंसीडर करें कि कितने ज़्यादा होंगे। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में तो आप सबने सुना होगा और आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए और कोडिंग असाइनमेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट करने के लिए। अ, हम बात करते हैं एलएलएम डेवलपमेंट की वर्सेस जो ट्रेडिशनल हमारी एमएल की अप्रोच होती थी। तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग जो हम लोग करते थे वो किस तरह करते थे कि हमें फ्रॉम स्क्रैच काम करना होता था। हमारे पास कोई डेटा सेट आया और हमें क्या करना होता था, उस डेटा सेट के ऊपर जो है वो एमएल का मॉडल या डीप लर्निंग का मॉडल को बिल्ड करना होता था। अच्छा, अब जो ट्रेडिशनल हमारी अप्रोच थी उसमें लाजमी था कि हमारे पास डेटा सेट मौजूद हो, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर ट्रेनिंग दोस एमएल मॉडल्स हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट थी उसकी। एमएल की एक्सपर्टीज होना लाजमी थी कि किस वक्त कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है, किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम। उसके लिए हमें कंप्यूट टाइम चाहिए होता था, उसके लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें जो है वो इतने कोर का जो है वो सीपीयू चाहिए होगा और इतना बड़ा जो है वो हमें जीपीयू चाहिए होगा ताकि हम जो है वो इस तरह का मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का मॉडल जो है वो बिल्ड कर सकें। एंड ये सब होने के बाद भी हमारे पास लॉस कभी कभार बहुत ज़्यादा आ रहा होता था। तो ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट इज मिनिमाइजिंग दोस लॉस फंक्शन। तो ये हमारी ट्रेडिशनल जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की अप्रोच हुआ करती थी। और अगर हम आज की बात करें, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो दौर है, इसमें हम क्या करते हैं, हम प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज़ करते हैं। अब प्री ट्रेन मॉडल्स को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोड लिखना नहीं पड़ेगा या हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा और एक हम अच्छा जो है वो मॉडल को यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ट्रेडिशनल एमएल मॉडल्स। इसके लिए हमें ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कस्टमाइज कर लें, फ्यू शॉर्ट प्रॉब्लम्स की तरफ अगर हम जाना चाह रहे हैं तो 10 एग्जाम्पल्स भी बहुत होती हैं एक मॉडल को कस्टमाइज करने के लिए। इसके लिए कोई एमएल की एक्सपर्टीज होना लाजमी नहीं है। सिंपल अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी इसको सोचें तो एक एपीआई कॉल है जिसके थ्रू आप अपने जो एलएलएम मॉडल्स हैं उनको अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकें। एपीआई नेचुरल लैंग्वेज में आप इनसे जो है वो बिल्कुल बात कर रहे होते हैं जिस तरह आप किसी जो है वो पर्सन से बात कर रहे होंगे। एंड ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट इज प्रॉम्प्ट डिज़ाइन, कि हम इसको प्रॉम्प्ट किस तरह करेंगे। जो लोग जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, वो देखते हैं कि यार मुझे ये रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा। तो वो रिस्पॉन्स क्यों सही नहीं दे रहा? क्योंकि आप उससे सवाल ही सही नहीं पूछ रहे, उस तरह नहीं पूछ रहे जिस तरह वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को, वो समझेगा। तो ये हमारे पास एक चीज़ आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है आपके पास कोई एमएल एक्सपर्टीज नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद दोस एलएलएम डेवलपमेंट। अच्छा, देन फिर हम बात करते हैं जीसीपी की, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है क्या और ये क्या ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एआई। तो पहले हम बात करते हैं कि क्लाउड क्या है बेसिकली। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस जो हमारे पास डेटा वेयर हाउसेज होते थे, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था। अगर आप बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें तो ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस में हमें सबसे
लोअर पे हार्डवेयर खुद मैनेज करना है, उसकी वर्चुअलाइजेशन खुद मैनेज करनी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसमें विंडोज़ होनी चाहिए, लिनक्स होनी चाहिए, ये हमें मैनेज करना है। उसमें रन टाइम, लेट्स से अगर मैं पाइथन पे काम कर रहा हूँ, पाइथन 3.6 होनी चाहिए या पाइथन 3.11 होनी चाहिए। उसकी स्केलिंग, मतलब आज मुझे अगर कम रिक्वायरमेंट थी रैम की तो मैं कम यूज़ कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो अगेन वो बंदा जाएगा और वहाँ से जो है वो एक रैम परचेज करके लाएगा जो कि मेरे ऑन प्रेमिसेस वेयर हाउस में लगेगी। एंड देन फिर हम एप्लीकेशन कोड उसमें जो है वो चलाते थे, डेटा और सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते थे, हम मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें ब्लू से लिखी हुई हैं ये सारी हम मैनेज करेंगे, और जो ग्रीन से चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्लाउड प्रोवाइडर जो आपका जीसीपी है वो मैनेज करता होगा। अगर हम जीसीपी को एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं तो वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? हार्डवेयर एंड वर्चुअलाइजेशन ये जीसीपी जो है मैनेज कर रहा होगा, बाकी सारी चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी है। अगर मैं कंटेनर्स एज अ सर्विस जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ जीसीपी को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें जीसीपी मैनेज करेगा, मुझे सिर्फ रन टाइम, स्केल और एप्लीकेशन कोड और डेटा कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह हम राइट की तरफ मूव करते जा रहे हैं उतनी कम से कम चीज़ें हमें मैनेज करनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो जीसीपी आपको जो है वो मैनेज करके दे रहा होगा। तो अगर हम जो है वो मोस्ट राइट साइड पे देखें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस एप्लीकेशंस जो आपकी होती हैं, सैस सर्विस जो होती हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा और कॉन्फ़िगरेशन ये हमें मैनेज करनी है। जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम मैनेज कर रहे होंगे। बाकी एप्लीकेशन कोड हो गया, आपका स्केलिंग, रन टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपका जीसीपी जो है वो मैनेज कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको जीसीपी ऑफर कर रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टूल्स की, कुछ सर्विसेज की जो कि जीसीपी प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट रोल्स के लिए। तो अगर आप एज अ डेवलपर जो है वो जीसीपी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मैसेजिंग सर्विस, आपके पास क्लाउड पबसब है, क्लाउड डेटा फ्लो है और डेटा प्रॉक है, उसके अलावा बिग क्यूरी, बिग टेबल और लुकर एमएल आपके पास आ जाता है। अगर आप एज अ डेटा इंजीनियर रोल पे आप जीसीपी को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो पबसब, कॉन्फ्लुएंट, काफका और क्लाउड डेटा प्रॉक, डेटा फ्लो, बिग क्यूरी एंड कंपोजर आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ डेटा एनालिस्ट आपके पास बिग क्यूरी आ गई, डेटा फ्यूजन है और लुकर आ गया आपके पास, ये बिग क्यूरी एम एल। बिग क्यूरी एम एल इज़ लाइक के हम सीक्वल की क्यूरी लिख रहे हैं और वहीं पे हम मशीन लर्निंग का मॉडल भी बिल्ड कर रहे हैं सीक्वल क्यूरी लिखते हुए ही। और जो है हम फिर उसके ऊपर प्रिडिक्शंस वगैरह भी कर सकते हैं। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ पाइथन के हम पाइथन पे कोड लिखेंगे, हम पहले जो है वो क्यूरी करके डेटाबेस से अपना डेटा फैच करें, सीएसवी में कन्वर्ट करें एंड देन उसके ऊपर मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड करने के लिए हमें पाइथन की रिक्वायरमेंट हो, तो हम विद इन बिग क्यूरी हम जो है मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो यूजिंग सीक्वल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डेटा साइंटिस्ट है, आपके पास जो बिग क्यूरी को यूज़ कर रहा होता है एज अ डेटा वेयर हाउस एंड देन एआई प्लेटफॉर्म्स, डेटा प्रॉक, बिग क्यूरी एमएल एंड ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ डेटा साइंटिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि जीसीपी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट, अगर कोई इसमें डीप डाउन जाके देखना चाह रहा है कि मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो उसके लिए ये आपके पास गूगल क्लाउड चीट शीट है और इस पे अगर हम जाएं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये बेसिकली आपकी पूरी चीट शीट है। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जीसीपी जो है वो कौन-कौन से डेटाबेसेस जो हैं ऑफ़र कर रहा होता है, तो ये मेरे पास सारे जो हैं वो डीबीज़ आ गए हैं और इन पे जाके इनकी जो है वो कोड रिव्यू भी कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं एआई एमएल का कोई काम करना चाह रहा हूँ, तो ये सारी सर्विसेज़ हैं जो कि जीसीपी प्रोवाइड करता है। तो इट्स मोर देन 500 सर्विसेज़ जो कि जीसीपी आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी तरह डेटा एनालिटिक्स की है, डेवऑप्स की है, नेटवर्किंग की है, आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी की है, मैनेजमेंट टूल्स इंटीग्रेटेड, और ये बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे मौजूद हैं। कमिंग बैक, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि एआई में जो है वो जीसीपी कहाँ तक पहुँच चुका है, तो जीसीपी बेसिकली आपको फाउंडेशन मॉडल्स ऑफर करता है
ये फाउंडेशन मॉडल्स जो हैं वो टेक्स्ट, इमेज, स्पीच, स्ट्रक्चर डेटा और 3D सिग्नल्स पे ट्रेन हुए हैं। ऑल यू नीड इज़ टू अडॉप्ट दीज फाउंडेशन मॉडल्स अकॉर्डिंग टू योर टास्क। आपके पास क्वेश्चन आंसरिंग का अगर कोई टास्क है, आप इन फाउंडेशन मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, इमेज कैप्शनिंग, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। तो ये सारे टास्क हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टास्क हैं जिनके लिए आप जो है फाउंडेशन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास जनरेटिव एआई का लैंडस्केप है इन टर्म्स ऑफ जीसीपी के टेक्स्ट के लिए हम जो है वो इन एलएलएम मॉडल्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग कंटेंट अगर हमें जनरेट करना है, सेल्स के लिए ईमेल लिखनी है, या सपोर्ट के चैटबॉट्स हमें डेवलप करने हैं, या जर्नल राइटिंग हो गई, नोट टेकिंग हो गई। उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो कोड जनरेशन, कोड की डॉक्यूमेंटेशन करना, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत बुरा लगता है। और नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टू सीक्वल, सीक्वल क्यूरीज, जो हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की क्यूरीज होती हैं, वो भी आप जो है वो टेक्स्ट बेस्ड लिख सकते हैं। वेब एप्लीकेशन बिल्डर्स हो गए आपके पास। एंड देन इमेज में हमारे पास इमेज जनरेशन हो गई, और मीडिया की एडवर्टाइजमेंट हो गई, कंज्यूमर या सोशल मीडिया पे आपने अगर कोई चीज़ें पोस्ट करनी है। एंड देन डिज़ाइन आपने अगर कोई क्रिएट करना है। स्पीच में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वीडियो पे काम हुआ है। एंड देन 3D एंड अदर्स में आपके पास गेमिंग, आरपीए, म्यूजिक एंड ऑडियो। तो ये पूरा आपका जनरेटिव एआई का लैंडस्केप है जो कि जीसीपी ऑफर कर रहा है। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई मशीन लर्निंग सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है बिजनेस प्रॉब्लम। ये उनके लिए जो कि अभी एफआईपी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे चले आते हैं, वो चले आते हैं कि ना हम एक एप्लीकेशन के बारे में सोच लें, और देन फिर हम उसकी जो है वो बिजनेस प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि जो भी चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ उसके बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस नीड क्या है उसकी। देन फिर उसका जो है वो हाइपोथेसिस आप डेवलप करते हैं कि इसके होने से क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, या फिर मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, इसकी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हाइपोथेसिस क्रिएट किए बगैर ही क्या करते हैं, मॉडल की तरफ चले जाते हैं कि मॉडल डेवलपमेंट की तरफ। अब होता ये है कि एक उन्होंने यूज़ केस लिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का, एंड देन जब उन्होंने मॉडल ट्रेन किया उसकी एक्यूरेसी आ गई 80%। एंड दे विल बी लाइक के हमें थोड़ी सी और एफर्ट करनी चाहिए, इसको 90% एक्यूरेसी तक लेके जाना चाहिए, ठीक है, जो कि कभी मुमकिन ही नहीं है अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इशू क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने हाइपोथेसिस ही क्रिएट नहीं किया होता, उन्होंने पहले से ये डिसाइड ही नहीं किया होता कि मुझे कितनी एक्यूरेसी अचीव करनी है। अगर मैं उसके नियर हूँ या उससे अबव हूँ, ठीक है, तो मैं जो है वो ग्रीन लाइन से आगे हूँ, ठीक है। तो डेवलप करना पड़ेगा आपको हाइपोथेसिस बिफोर यू मूव टू मॉडल बिल्डिंग। एंड देन फिर आप क्या करते हैं, आप जो है वो डेटा एक्सप्लोर करते हैं, डेटा को एक्वायर करते हैं डिफरेंट डेटा सोर्सेज से। एंड उसके बाद फिर आप जो है मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, एंड देन फिर उनको आप अप्लाई करते हैं और उस स्केल अप कर रहे होते हैं मॉडल्स को। तो ये आपकी पूरी जो है वो एमएल की एक जर्नी होती है। अच्छा, अ, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एक सी लेवल स्पॉन्सर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं इंडस्ट्री वाइज बात कर रहा हूँ कि अगर आपने एक ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो आप क्या करेंगे, आप एक सी लेवल के बंदे के पास जाएंगे, अपने मैनेजर के पास जाएंगे, और आप उनको बताएंगे कि यार ये प्रॉब्लम है। एंड देन वो बोलेंगे ठीक है आप इस चीज़ पे काम करें। एंड देन फिर आपने क्या करना है, मशीन लर्निंग यूज़ केस आपने डिफाइन करना है, और आपने बताना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आप जब ये मॉडल बना लेंगे तो इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, डेटा की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और आप डेटा को मूव कर रहे होंगे जीसीपी पे, अगर आप जीसीपी पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि टीम ऑफ डेटा साइंटिस्ट, कौन से डेटा साइंटिस्ट की टीम है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो कि बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, एक ये केस स्टडी है डिमांड फोरकास्टिंग की। तो डिमांड फोरकास्टिंग का अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले तीन चीज़ें, व्हाट, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और हाउ, हम किस तरह उसको जो है वो फेस करेंगे, एंड देन हु विल बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो लेट्स से कि हमारे पास एक डिमांड फोरकास्टिंग का हमें मॉडल बिल्ड करना था कि हम रिसोर्स एलोकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी एक प्रॉब्लम थी डिमांड फोरकास्टिंग की। हम किस तरह इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे यूजिंग बिग क्यूरी एमएल
टू बिल्ड डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल्स, एंड वर्टेक्स एआई की पाइपलाइन बनेगी जो कि बेसिकली उस मॉडल ट्रेनिंग को ऑटोमेट कर रही होगी और प्रिडिक्शन वगैरह परफॉर्म कर रही होगी। एंड हु विल बी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट? डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो कि बेसिकली उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसकी डेटा सोर्सेज क्या होंगी? कोई भी ईआरपी सॉल्यूशंस है, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन होगा जहाँ से बेसिकली आपके पास डेटा आ रहा होगा। कंपोनेंट कौन कौन से यूज होंगे? बिग क्यूरी, एमएल, वर्टेक्स एआई एंड लुकर हम यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको बेसिकली आप गो थ्रू कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होने चाहिए पीओसी के? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। हम सबसे पहले वर्टेक्स एआई की एपीआई को इनेबल करेंगे, डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे बिग क्यूरी पे। टाइम सीरीज का प्रॉब्लम है डिमांड फोरकास्टिंग, तो हम उसको उसी तरह जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे, एंड देन फिर हमने मॉडल सिलेक्शन करनी होगी, कौन सा मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अरीमा प्लस यूज़ कर रहे होंगे, एंड देन एवेल्यूएट करेंगे उस मॉडल की परफॉर्मेंस को, एंड देन फिर हम जो है मॉडल ट्रेनिंग करेंगे वर्टेक्स एआई की पाइपलाइन के थ्रू। देन पाइपलाइन को कंपाइल किया, उसको रन किया, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, विजुलाइज कर लेंगे प्रेडिक्शन को लुकर पे, ठीक है। तो ये पूरे आपके स्टेप्स हो गए। अच्छा, इसको एक बिगर पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास टॉप बेसिकली लेफ्ट साइड पे ऑपरेशनल डेटा था जो कि ईआरपी सॉल्यूशन से आ रहा था। देन फिर हम उसको बिग क्यूरी में स्टोर करते थे, एंड देन बिग क्यूरी एमएल को यूज़ करते हुए उसकी प्रेडिक्शन करते थे। फोरकास्टिंग पाइपलाइन आपकी वर्टेक्स एआई पे बनती थी, एंड देन फिर लुकर पे उसको हम जो है वो शो करवा रहे होते थे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है चर्न प्रिडिक्शन की, बट आई गेस के हम जो है वो टाइम से थोड़ा पीछे हो चुके हैं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। चर्न प्रिडिक्शन इज़ बेसिकली जो कि आपके पास ई कॉमर्स साइट पे होते हैं कि हमारे कुछ यूज़र्स थे और वो हमें छोड़ के जा रहे हैं या दोबारा से नहीं आ रहे हैं हमारे पास परचेज करने के लिए, तो वो बेसिकली आपकी चर्न प्रिडिक्शन कहलाती है। कौन से लोग हैं जो कि हमें छोड़ के चले जाएंगे या दोबारा परचेज नहीं करेंगे। तो उसकी एक केस स्टडी है, अगर एंड में हमारे पास टाइम मिलेगा तो इसको हम गो थ्रू कर लेंगे दोबारा से। अच्छा, एआई की वैल्यू क्या है? अब यहाँ पे देखें जैसे जैसे हम एआई और डेटा सॉल्यूशंस को अपने पास इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव, कि क्या हुआ था, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा एनालिसिस वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, कि हमारी सेल्स कम हो गई थी, ठीक है। डायग्नोस हमने किया कि कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। तो लेट से लास्ट ईयर हुई थी, ठीक है, और कैसे हुई थी? हमने जो है मतलब जो है कैंपेन्स नहीं चलाई थी, ठीक है। क्यों हुई थी? ये आपके पास रीजंस आ गए। एंड देन फिर प्रिडिक्टिव आपके पास एक स्टेप आता है कि अगले साल क्या होगा, ठीक है। अगले साल क्या होगा ये हमने अभी से प्रेडिक्ट कर दिया। अगर हम सेम ऐसे ही लेके चलेंगे तो अगले साल हमारे पास जो है वो सेल्स बढ़ेंगी या कम होंगी। प्रिस्क्रिप्टिव, कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए बेस्ड ऑन जो भी इंसाइट्स आपके पास आई हैं डायग्नोस करते वक्त और प्रिडिक्टिव के वक्त, तो हम क्या स्टेप्स लें। तो स्टेप्स क्या होंगे कि हमें दोबारा से जो है वो फेसबुक पे मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स होने चाहिए। एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर की जब सेल हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो हमने स्टेप्स लिए थे तो वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट थे, क्या उसकी कोई वैल्यू जनरेट हुई, क्या रेवेन्यू उतना जनरेट हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे जैसे डेटा और एआई के सॉल्यूशन हम अपने कंपनी में, अपनी प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, वैसे वैसे वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो स्टॉप करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और हम मूव करते हैं थोड़ा सा ड्यूट एआई की तरफ। अच्छा, ड्यूट एआई का मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूट एआई जो है वो गूगल ने डेवलप किया है, और ये आपके पास चैट असिस्टेंट भी है, और इससे हम जो है वो कोड जनरेशन वाले काम भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास क्लाउड कोड है जो कि बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन आप जो है लोकल होस्ट पे बना रहे होते हैं उनको जो है वो जीसीपी पे यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज आप जो है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब आप चैट बॉट से बात करते रहें कि मुझे ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, और वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो आपकी डिप्लॉय कर देगा, किस रीजन पे करनी है, कौन सा कंप्यूट इंस्टेंस आपको यूज़ करना है, और जो है कुबरनेटीज मैनेज करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी खुद ही मैनेज कर रहा होगा, आप सिर्फ उससे चैट पे बात कर रहे होंगे। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल एक जो है वो एप्लीकेशन है, फ्लास्क की एप्लीकेशन है, जो कि आपके पास कुछ गेस्ट बुक्स होती हैं, उसका डेटा है, उसमें कुछ हमारे पास नए मैसेजेस आ रहे होंगे, ऑथर्स के नेम आ रहे होंगे, उनके मैसेजेस, उनके टाइम वगैरह आ रहा होगा कि किस टाइम हमारे पास डेटा आया है। अच्छा
अब यूजिंग ड्यूट एआई मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि क्या करेगा, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा इसको ऑथराइज करवा दूँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि बेसिकली क्या करेगा कि जो मेरे पास क्लाउड स्टोरेज थी वहाँ पे जाके फाइल्स में जाके चेक करेगा कि जो है ना, ब्लेड से किसी भी टाइम स्टैम्प का डेटा मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट फंक्शन टू fetch file from cloud storage for specific timestamp. ओके, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल इंटर दबाया और उसने मुझे पूरा का पूरा कोड लिख के दे दिया। इसने क्या बोला कि एक हमारा जो क्लाइंट होगा स्टोरेज क्लाइंट बनेगा, एंड देन स्टोरेज बकेट में जाके मैं बकेट का नाम बताऊंगा जो मैं पर से क्रिएट करवाया है, एंड देन मैं टाइम स्टैम्प उसमें पास करूंगा, ठीक है, और उस टाइम स्टैम्प के अगेंस्ट में जो भी चीज़ रखी हुई होगी वो मुझे डाउनलोड करके यहाँ पे ला के दे देगा। तो इमेजिन करें कि अगर आपके पास कोई काम आता है, नहीं भी आती है, और आपको कहा जाता है कि आपने जो है इसमें ये फीचर्स ऐड करना है, तो अगर मैं एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करूं तो वो दिन के इसी तरह के अगर हमारे इतने छोटे छोटे से जो हैं कुछ चीज़ें होंगी तो वो 8 से 10 चीज़ें हैं वो ऐड कर सकता है इस तरह की, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम देखें कि ड्यूट एआई की हेल्प से मैं दिन में अगर मुझे इस तरह की 50 रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएंगी तो मैं वो भी फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कितना इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया और मुझे यहाँ पे असिस्टेंट ने पूछ लिया कि एक्सप्लेन दिस जनरेट यूनिट टेस्ट। मैं इसके यूनिट टेस्ट भी जनरेट करवा सकता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन भी करवा सकता हूँ। लेट्स से मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन कर दो मुझे ये तो इसने मुझे पूरा बता दिया, फैच फाइल फ्रॉम क्लाउड बकेट, फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट, नेम एंड बकेट, ठीक है, टाइम स्टैम्प ऑफ फाइल, और वो सारी चीज़ें जो डाउनलोड करके मुझे बता देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि तो एक अबव एवरेज डेवलपर मैं उसको कंसीडर करता हूँ जो कि बेसिकली जब कोई कोड लिख के दे तो एसक्यूए में कोई टेक्निकल इशू ना आए, मतलब अगर उसकी क्वालिटी एश्योरेंस हो तो उसमें कोई टेक्निकल इशू ना आए, ठीक है। अब टेक्निकल इशू कब नहीं आएगा, जब मेरे पास टेस्ट केसेस पास होंगे, ठीक है। तो अब आप बताएं कि अगर एक जो मेरा मैनेजर मुझे आके बोलता है कि यार तुमने 10 दिन में जो है वो 10 इस तरह के फीचर्स ऐड करने और जो है ना आपने को टेस्ट करके भी देखना है, तो मुझे उस 10 फीचर के लिए, अगर मैं एक फीचर की बात करूं उसी के मल्टीपल टेस्ट केसेस बनते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कितने ज़्यादा टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे और उनको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं उसको बोल दूंगा कि यूनिट टेस्ट मुझे जनरेट करके दे दो। वो मुझे सारे के सारे यूनिट टेस्ट जो है वो जेट करके दे देगा इसके, एंड देन मैं उसको पास करके देख लूंगा कि अगर मेरा यूनिट जो है वो पास हो रहा है, टेस्ट पास करता है, देन इट्स गुड टू गो। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ें हैं, और इसी तरह अगर मैं बोलूँगा हाउ टू डिप्लॉय फ्लास्क ऐप ऑन जीसीपी, तो मुझे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दे देगा कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि क्लाउड रन की सर्विस मुझे बनानी होगी, बिल्ड डॉकर इमेज एंड पुट डॉकर इमेज टू कंटेनर रजिस्ट्री एंड डिप्लॉय इनटू क्लाउड रन, ठीक है। और डिटेल्ड स्टेप्स भी उसने मुझे बता दिया कि किस तरह आपने जो है वो काम करना है, कौन कौन सी सर्विसेज आपने ऑन करनी है, क्या कमांड रन करनी है, और ये सारे की सारे स्टेप्स उसने मुझे बता दिए। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे गूगल पे जाके जो है मल्टीपल टैब्स खोलने पड़ेंगे, 100 टैब्स मैंने खोले हुए हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए। मैं सिर्फ यहीं पे उससे पूछता जाऊंगा और वो मुझे जो है बताता रहेगा कि मैंने क्या स्टेप्स करने हैं। और इसके साथ साथ गूगल जो है वो आपको क्लाउड कोड की फैसिलिटी भी देता है। अगर आपने क्लाउड रन पे कोई सर्विस आपने पुश करनी है तो आप यहीं से डायरेक्टली जो है वो क्लाउड रन पे पुश कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो टू जीसीपी इन्वायरमेंट,
कि आप वहाँ पे जाके कोड जो है वो डिप्लॉय करें, आप यहीं से जो है अपने विजुअल कोड से ही जो है वो अपना कोड जो है वो जीसीपी पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी यूज़ जीसीपी एंड ड्यूट एआई इन आवर डेली लाइव्स। एंड उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली आपका जीसीपी का एक कंसोल होता है, ठीक है। जब आप जीसीपी को लॉगिन करते हैं तो इस तरह का आपके पास पूरा कंसोल आ जाता है। और अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आपके पास है वर्टेक्स एआई। वर्टेक्स एआई बेसिकली एआई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ना सिर्फ मशीन लर्निंग के मॉडल बिल्ड कर सकते हैं बल्कि उनको डिप्लॉय भी कर सकते हैं और उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्री ट्रेन मॉडल्स जो अवेलेबल हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम एलएलएम मॉडल्स की बात कर रहे थे जीसीपी के, वो यहाँ पे मॉडल गार्डन में आपको मिल जाएंगी। more than 100 those large language models are available, जो कि आप थ्रू एपीआई जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको आप जो है वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और उनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टी मॉडल की तरफ। अच्छा, जो एलएलएम मॉडल्स से बेसिकली उनको अगर आप इस तरह कंसीडर करें कि वो स्पेसिफिक टू वन टास्क थे, ठीक है। या तो आप उनसे कंटेंट जनरेट करवा रहे थे या कोड लिखवा रहे थे, ठीक है, उनसे आप टेक्स्ट में जो है वो बात कर रहे होते थे। मल्टी मॉडल में क्या फैसिलिटी है कि आप वीडियो इनपुट करें और वो वीडियो के अगेंस्ट आपको जो है पूरी स्टोरी बना के दे देगा। या आपके पास सैम्पल प्रॉम्प्ट्स हैं, अगर मुझे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करवाना है इमेज में से, मैं वो करवा सकता हूँ। और अगर जो है वो इमेज में से क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैं वो कर सकता हूँ। इमेज टेक्स्ट टू जेन मैं उसको कन्वर्ट करवा सकता हूँ। राइट स्टोरी फ्रॉम इमेज, मैंने एक इमेज इनपुट की, जो है मैं उसको बोलूँगा कि इस पर एक पूरी स्टोरी लिख के दे दो। तो ये मल्टी मॉडल्स जो हैं वो हमारे पास इस केपेबल हैं कि ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी लिख के दे देंगे। ऐड कॉपी फ्रॉम वीडियो, वीडियो Q&A आपके पास आ गया कि मैं उसको एक वीडियो इनपुट करूं और मैं उसी में से सवाल जवाब करना शुरू कर दूं, और डिस्क्राइब द वीडियो कंटेंट हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मतलब सीएस बैकग्राउंड के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको सीएस पे ही रखूँगा। लेट्स से कि हमारे पास कोई आप कह लें फ्लो डायग्राम है, ठीक है, और फ्लो डायग्राम के अगेंस्ट मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे जो है ना इसका एक पूरा फ्लो या तो पूरा टेक्स्ट में समझा दो, समरी लिख दो, या फिर उसके बेस पे मुझे जो है वो कोई कोड जनरेट करके दे दो, ठीक है। अच्छा, इंसर्ट मीडिया पे गया मैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा कौन सा एक कोड था। अच्छा, ये मैं आप लोगों को एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का डेटा है कि कॉन्फ्लुएंट में हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा होगा, और हमने जो है वो बेसिकली काफका है जहाँ से टॉपिक में से रीड कर रहे होंगे डेटा, और जो है वो हम पुश कर रहे होंगे आगे। तो इस तरह का पूरा जो है एक हमारे पास फ्लो बना हुआ है, ठीक है। ये फ्लो मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्सप्लेन दिस, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, तो इसका रिस्पांस आ गया कि शोज स्टेप इन्वॉल्व इन रीडिंग डेटा फ्रॉम अपाची काफका, राइटिंग टू डेटाबेस, फर्स्ट स्टेप टू कनेक्ट काफका क्लस्टर यूजिंग कॉन्फ्लुएंट एपीआई, वंस कनेक्टेड, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूँ राइट पाइथन कोड फॉर दिस। अब एज्यूम करें आपके पास एक बिजनेस यूज़र आया या आपके मैनेजर आए, आपके मैनेजर आके आपको बोलते हैं कि यार ये एक डायग्राम है, आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसका कोड आप मुझे जनरेट करके दे दें, ठीक है। तो इट वुड टेक लाइक 1 डे, 8 आवर्स के आप जो है वो, अगर एक अच्छा आर्किटेक्चर है उस पर आपको मल्टीपल चीज़ों पे काम करना है, तो आपको पूरा एक दिन कम से कम लगेगा कि आप पूरी वो एप्लीकेशन तैयार करके दे सकें। और विद इन 10 सेकेंड्स मैंने सिर्फ इमेज अपलोड की और उसने मुझे पूरा का पूरा पाइथन का कोड तैयार करके दे दिया।
ठीक है। अब इसको मुझे अगर एक्सप्लेन करना है, मैं इसी को कॉपी करूँगा और मैं जो है इसको चैट पे पूछ लूँगा कि मुझे एक्सप्लेन करके दे दो ये कोड, और अगर कोई एरर्स होंगे वो एरर्स भी रिजॉल्व करके मुझे दे देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं जीसीपी पे। अच्छा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे ख्याल से जीसीपी पे, और नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं कि जो हमने एक क्लाउड सीक्लो का जो हमारे पास सेशन है तो उस पे अब बेसिकली आप लोग किस तरह काम कर रहे होंगे। अच्छा, तो आपके पास कुछ इस तरह की लैब्स होंगी जो कि लैब्स आप लोगों को परफॉर्म करनी होंगी, ठीक है। और इन लैब्स को परफॉर्म करने के लिए आपको पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी हुई होती है कि आप लोग इस लैब में क्या करेंगे और किस तरह करना होता है। अच्छा, मेरी जो प्रैक्टिस होती है जब मैं इस तरह की कोई लैब्स वगैरह देख रहा होता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक मरतबा ये ओपन किया और देन बिफोर स्टार्टिंग द लैब मैं एक मरतबा उसका ओवरव्यू पूरा ले लेता हूँ कि इस लैब में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, लैब प्लेटफॉर्म को देख रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि की फीचर्स क्या क्या होते हैं लैब इन्वायरमेंट के जो जीसीपी देता है आपको, और क्लाउड कंसोल को किस तरह जो है वो हम यूज़ कर रहे होंगे स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स के साथ, ठीक है। और और इसके अलावा फिर कुछ जीसीपी की सर्विसेज हैं, उन पे हम देख रहे होंगे कि उन सर्विसेज को या उन एपीआईज को किस तरह इनेबल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस लैब में हम गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है। डेफिनेटली आई एम नॉट अ रोबोट। अच्छा, मोटरसाइकिल्स, ये खैर वेरिफिकेशन, ओके। फाइनली इसने मुझे कंसीडर कर लिया कि मैं इंसान ही हूँ। ओके, अच्छा, हम नीचे आ जाते हैं और लैब के क्रेडेंशियल्स ही आपके पास आ गए हैं, सारी चीज़ें स्टार्ट करना है। लैब लैब बटन पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये आपके पास क्रेडिट्स आ गए। अच्छा, देन फिर आपके पास टाइमर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और स्कोर्स आपके पास यहाँ पे स्कोर्स आ रहे होते हैं। कुछ लैब में स्कोर्स होते हैं, कुछ विदाउट स्कोर्स की लैब होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास क्रेडिट्स नहीं है तो आप पे कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, आपके पास कुछ सवाल होंगे, उनके आपको जवाब देने होते हैं। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग दैट बिल्ड्स अ टेम्परेरी इन्वायरमेंट इन जीसीपी क्लाउड। तो स्टार्ट लैब का बटन है जो कि बेसिकली आपका एक टेम्परेरी इन्वायरमेंट जीसीपी का क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ओपन किस तरह करना है, आपने ओपन गूगल कंसोल पे क्लिक करना है, ठीक है, ये आपके पास आ गया, आपने नेक्स्ट किया, एंड देन मैंने यहाँ से पासवर्ड इसका कॉपी कर लिया, पासवर्ड मैंने यहाँ पेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, when timer reaches to zero, you lost temporary Google environment, ठीक है। Some labs have tracking which scores completion, ठीक है। अच्छा, you must require to hand on lab activities, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट लैब पे आपने क्लिक कर दिया, देन फिर आपके पास यही जो चीज़ें हमने अभी परफॉर्म की हैं, हमारे पास जो है वो ओपन कंसोल का बटन आया था जिसको हमने क्लिक किया था तो कंसोल ओपन हो गया था, ठीक है। हमने यूज़र नेम कॉपी करना है, पासवर्ड कॉपी करना है, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट आईडी बता रहा होता है कि आपकी प्रोजेक्ट की आईडी क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया, जब हम साइन इन पे जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ था कि खुद ही उसने जो है वो ईमेल आईडी उठा ली थी, उस पर हमने लॉगिन कर लिया था। इन केस अगर आपके पास नहीं आता तो आप यूज़ अनदर अकाउंट करके जो है वो दूसरी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल पासवर्ड आप डालेंगे, यूज़र नेम आपने ये डालना है और पासवर्ड आपका ये, तो आप इजीली जो है उस पर कंसोल पे लॉगिन कर लेंगे। अच्छा, ये बेसिकली आपका कंसोल यहाँ पे ओपन हो गया। अच्छा, व्हाट फील्ड इज नॉट फाउंड इन लेफ्ट
पेन, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी भी आपके पास आ रही होती है, आपके पास पासवर्ड भी आ रहा होता है, आपके पास ओपन कंसोल का बटन भी आ रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम एडमिन आपके पास नहीं आ रहा होता, ठीक है। यूज़र नेम लेफ्ट पैनल में आपके पास रिजेंबल करता है इससे, ठीक है। अच्छा, टास्क 2 में आपके पास क्या है, ये प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो ये आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट आईडी क्या है। तो कभी कभार हमें जो है वो किसी सर्विस को यूज़ करने के लिए प्रोजेक्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपका बेसिकली प्रोजेक्ट नंबर है और ये आपका प्रोजेक्ट नेम है। और अगर किसी को बाकी चीज़ें देखनी होगी तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा एंड प्रोजेक्ट की आईडी आपके पास यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, वैसे यहाँ पे भी लिखी हुई होती है। ठीक है, ये वाला काम हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एन ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी फॉर एनीथिंग यू बिल्ड विथ जीसीपी, ठीक है। क्विक लैब रिसोर्सेज शेयर्ड ओनली, ठीक है। आप कोई भी चीज़ जो है उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, ये जो आपके पास टेम्परेरी जीसीपी का कंसोल आता है। क्विक लैब रिसोर्सेज इज द प्रोजेक्ट वेयर यू रन ऑल ऑफ योर लैब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमें क्या बोल रहा है, नेविगेटिंग मेन्यू एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपके पास नेविगेटिंग मेन्यू आ गया एंड देन फिर हमने मोर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है तो हमें वो सारी प्रोडक्ट्स दिखा देगा। ये सारी बेसिकली सर्विसेज हैं और उनके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि जीसीपी ऑफर करता है, तो ये सारी आपके पास यहाँ पे आ गई। रूल्स एंड परमिशन, अगर कोई और इसके बारे में पढ़ना चाह रहा है क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में, तो वो इस लिंक पे जाके भी पढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए करना क्या है, नेविगेट मेन्यू पे जाना है, आई एम एडमिन पे जाना है और उसके बाद आपके पास आई एम के रोल पे चले आना है। तो ये आपके पास आई एम एडमिन आ गया और सबसे ऊपर आपके पास आई एम आ रहा है, इस पे आपने जाना है, ठीक है। फाइंड द स्टूडेंट एट द रेट क्विक लैब्स यूजर नेम यू आर साइन इन विद और द प्रिंसिपल कॉलम डिस्प्लेज, हमारे पास जो भी लिखा आ रहा होगा उसके आगे लिखा होगा कि हमारा जो रोल है वो एडिटर का है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरी आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है और इसमें हमारे पास जो रोल है वो एडिटर और व्यूअर का है, ठीक है। अच्छा, रूल्स में हमारे पास व्यूअर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। वो कोई चीज़ मैनेज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। एडिटर जो है उसके पास परमिशन होती है कि वो व्यू भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है अपनी रिसोर्सेज को, और ऑनर के पास जो है वो टोटल परमिशन होती है। अच्छा, offers quick access platform service, also outline is offering navigating menu and basic rules setup, project level permission specify this, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अगर किसी ने गलत भी जवाब दे दिया तो क्या आप दोबारा जो है उसको सही उसको सेलेक्ट दे सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। अच्छा, टास्क 4 आपके पास क्या है कि आपने एपीआईज एंड सर्विसेज पे जाना है, ठीक है। हमारे पास 200 प्लस एपीआईज हैं जो कि जीसीपी ऑफर कर रहा है और बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। मतलब आपको जब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, आपके पास कोई बिल्ट इन एपीआई अवेलेबल है किसी काम के लिए, तो आप उस एपीआईज को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं कि नेविगेटिंग मेन्यू पे जाना है, एपीआई सर्विसेज में जाना है एंड देन फिर आपको लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, ठीक है। हम दोबारा से इस पे आ गए, एपीआई सर्विसेज पे आ गए एंड देन लाइब्रेरी पे जाना है हमने। अच्छा, द एपीआई सर डायलॉग फ्लो, आप यहाँ सर्च कर लिया डायलॉग फ्लो एपीआई, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने उसको इनेबल पे क्लिक करना है और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको इनेबल करना है, तो ये बेसिकली आपकी
इनेबल कर देगा। यहाँ पे सारी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है, सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं कि क्या प्राइसिंग है। उसके अलावा अगर आप उसको और पढ़ना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप जो है उसके डॉक्यूमेंट्स रीड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं अपनी प्रोग्रेस को जो है वो चेक कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं इससे पहले अपनी प्रोग्रेस को चेक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा अगर मैंने जो है वो एपीआई इनेबल नहीं की हुई होगी। ठीक है, दोबारा चेक करता हूँ मैं। ये बेसिकली हमारी एपीआई इनेबल हो चुकी है, तो यहाँ पे मिस आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्कोर मेरा खुद ही अपडेट हो गया 100/100। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारे पास क्या आ गया, न्यू स्टार्ट लैब, यू नीड टू इनेबल एपीआई टू स्टार्ट वर्किंग विद जीसीपी। सो हमें हमेशा किसी एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जिस एपीआई की रिक्वायरमेंट होगी हम सिर्फ और सिर्फ वो इनेबल करेंगे। और अगर मुझे एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं विदाउट इनेबलिंग एनी मैं जो है वो जीसीपी पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी लैब को जो है वो एंड कर देना है यहाँ से। ठीक है, आ, आपने उसकी रेटिंग देनी है, जो भी आप रेटिंग देना चाह रहे हैं। लेट्स से आपने रेटिंग दी और आपने जो है उसको सबमिट किया। तो ये बेसिकली हमारी एक लैब थी कि हम लैब्स किस तरह परफॉर्म करेंगे जीसीपी पे। अच्छा, ये थोड़ी सी मतलब बिल्कुल बेसिक सी थी। और अक्सर जो है वो इश्यूज ये आते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की लैब आ गई और इसमें कुछ चैलेंज लैब्स भी होती हैं जो कि बेसिकली आपको खुद से परफॉर्म करनी होती हैं। आपको मैक्सिमम स्टेप्स बताए भी होते हैं एंड देन कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप परफॉर्म करने पड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक और लैब है वर्टेक्स एआई क्विक स्टार्ट के नाम से, और इस लैब का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे होंगे। In this lab, you will use BigQuery for data processing and exploratory data analysis and Vertex AI platform to train and deploy custom TensorFlow regression models. Sorry. अच्छा, ये बेसिकली आपके पास कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के लिए। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें करेंगे, ट्रेन और टेंसर फ्लो मॉडल लोकली। ये हमारे पास वर्टेक्स एआई की नोटबुक्स होंगी एंड देन फिर हमारे पास मैनेज टेबलर डेटा सेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस लैब में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, स्टेप्स आपके पास वही हैं। आपने क्या करना है, स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि इस लैब के लिए आपके पास जो है वो 1 hour 30 minutes है। ठीक है, वही सारे स्टेप्स हैं हमारे पास। हमने लॉगिन कर लिया। हम ऊपर के स्टेप्स को थोड़ा सा जो है स्किप कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास वही सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक हम आ गए हैं और इसको हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, अब यहाँ से हमारी जो है वो लैब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब लैब के लिए हमें क्या बोला है, आपने क्या करना है, एक्टिवेट क्लाउड शेल। ठीक है, क्लिक एक्टिवेट क्लाउड शेल एट द टॉप ऑफ गूगल क्लाउड कंसोल। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो क्लाउड शेल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्टिवेट कर दिया हमने इसको। तो ये जिस तरह आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो ये जीसीपी का आपके पास क्लाउड शेल है।
इसको कॉपी कर देना है, और अगर ऑथराइज का पूछेगा तो ऑथराइज कर देना होता है। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर मैं लिस्ट करके देखना चाह रहा हूँ तो वो मुझे लिस्ट करके दिखा देगा। ये भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ऑथराइज कर दिया मैंने, ठीक है, तो वो मुझे बता देगा कि मैं कौन सा अकाउंट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, टास्क 1 है, मुझे इनेबल करनी है गूगल क्लाउड की सर्विसेज। उसके लिए ये कोड दिया हुआ है, मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं जाके सिंपल इसको क्लाउड शेल पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी जो भी एपीआईज थी वो सारी कंप्लीट कर दी, उसने बोल दिया फिनिश सक्सेसफुली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिएट वर्टेक्स एआई कस्टम सर्विस अकाउंट फॉर वर्टेक्स थंडरबोल्ट इंटीग्रेशन। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, क्रिएट कस्टम सर्विस अकाउंट, ये आपके पास कोड दिया हुआ है, आपने सिंपल जाके जो है वहाँ पे जाके पेस्ट करना है। तो ये आपको सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन होंगे कि कौन से स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं। इसने बता दिया कि क्रिएटेड सर्विस अकाउंट, ठीक है, granted access to cloud storage for writing and retrieving Tenderbolt logs। इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इन केस अगर आपके पास कोई इशू आता है तो आप वो इशू जो है वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हैं, या उसको आप गूगल करके देख सकते हैं। एंड देन grant access to your BigQuery data source to read data in your TensorFlow model। बिग क्यूरी आपके पास जो है वो डेटा वेयर हाउस होता है, जहाँ पे बेसिकली जिस तरह आप टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक हमने उसको जो है वो परमिशन ग्रांट कर दी कि जो मेरा टेंसर फ्लो का मॉडल होगा वो बिग क्यूरी का डेटा जो है वो रीड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस अकाउंट मैं बता रहा हूँ, सर्विस अकाउंट की आईडी क्या है, प्रोजेक्ट की आईडी, और मुझे कौन से उसकी परमिशन देनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पॉलिसी जो है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रोल बता दिया कि इस सर्विस अकाउंट को मुझे बिग क्यूरी एडमिन के राइट्स देने हैं। ठीक है, तो अगर मैं एडमिन के राइट्स दे रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ, मैं उसको अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, व्यू भी कर सकता हूँ। अच्छा, वर्टेक्स एआई को भी हमने जो है वो एक्सेस देना है, तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, देन फिर हमारे पास 3 आ गया, यहाँ तक हम देख लेते हैं, कोई भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो लॉन्च करनी है वर्टेक्स एआई वर्क बेंच नोटबुक। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेट मेन्यू पे जाके मुझे वर्टेक्स एआई पे जाना पड़ेगा एंड देन वर्क बेंच पे जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च कर सकता हूँ। वर्क बेंच वर्टेक्स एआई, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है, ऑन वर्कबेंच पेज क्लिक इनेबल नोटबुक एपीआई, इनेबल हुई भी है या नहीं हुई भी। अगर नहीं हुई भी होगी तो वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा करने के लिए।